दर्शकों, मैं जयती आप सभी का स्वागत करती हूँ एबीपी लाइव में। हम आज जानने वाले हैं एचसीसी के बारे में। एचसीसी क्या है, उसके उपाय क्या है और एचसीसी हम लोग के शरीर पे क्या बदलाव करता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर उदीप माहेश्वरी जी से। डॉक्टर जी, आपका स्वागत है एबीपी लाइव में। नमस्ते। नमस्ते। पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है कि एचसीसी क्या है, एचसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एचसीसी को हम हिपैटोसेलुलर कैंसर भी बोलते हैं और सिंपल सरल भाषा में लिवर का कैंसर बोला जाता है। तो हिपैटोसेलुलर कैंसर एक साइंटिफिक टर्म है इसका। तो हिपैटोसेलुलर कैंसर यूजुअली लिवर का कैंसर होता है, जो कि आम दौर में 50 से 60 या 70 की उम्र में पाया जा सकता है। ओके, तो गए कई सालों से क्या बदलाव आया है एचसीसी में? एचसीसी कैंसर में आजकल दो चीज़ें बदली हैं। पहले कि ये जल्दी पकड़ में आ जा रहा है, आजकल लोग ज़्यादा समझ आ गई है लोगों में, तो वो टेस्ट पहले करवा देते हैं और एक बार पकड़ आ जाता है जल्दी, तो फिर हम आगे चल के जो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो भी बहुत अच्छे नए ट्रीटमेंट आ गए हैं, जिसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी भी आ गई हैं। सो आजकल जो हेपेटोसेलुलर कैंसर पहले एकदम ही दर्दनाक बीमारी मानी जाती थी, आजकल उसके उपाय आ गए हैं, सॉल्यूशंस आ गए हैं और जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा जी रहे हैं। ओके, एचसीसी विकसित होने के में प्रमुख कारण कौन सा है? एचसीसी होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो होते हैं, जो हम मानते हैं प्रमुख कारण, वो है कि इन्फेक्शन, जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होते हैं, वो मेन दो तरीके के वायरस के इन्फेक्शन होते हैं जो कि लिवर को सड़ा देते हैं, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, और उसके बाद ये हेपेटोसेलुलर कैंसर हो सकता है। दूसरे भी कई कारण हैं, जैसे जिसमें आजकल जो ज़्यादा हो रहा है इस ओबेसिटी एसोसिएटेड, मतलब मोटापे से एसोसिएटेड जो लिवर की बीमारी होती है, जिसको NAFLD बोलते हैं, जिसको नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस बोला जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है अब हेपेटोसेलुलर कैंसर में। वेस्टर्न दुनिया, मतलब बाहर की दुनियाओं में तो और भी ज़्यादा ये बहुत ही प्रमुख कारण बन गया है ये हेपेटोसेलुलर कैंसर के लिए। कौन सी जनसंख्या में एचसीसी ज़्यादा मात्रा में होने की चांसेस है? यही जो जिनमें ये बीमारियां होती हैं, जैसे NAFLD मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और कोई और भी ड्रग रिलेटेड इंजरीज और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ये पेशेंट्स जो होते हैं, इनमें ये बीमारियां अगर कुछ सालों से ज़्यादा तक रही हैं, तो ये लोग ही ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप माने जाते हैं, जिनमें हेपेटोसेलुलर कैंसर होने की वो रहती है। और एक फैक्टर होता है जिसको एज बोलते हैं, नंबर। जैसे एज बढ़ती है, एल्डरली पेशेंट्स में ये ज़्यादा होने की रिस्क रहती है, 70 साल और बियॉन्ड में ये होने की रिस्क ज़्यादा होती है। एचसीसी में परिणाम करने के लिए जल्दी पता चलना कितना महत्वपूर्ण है कि एचसीसी हुआ है? करेक्ट। एचसीसी अगर ये अंतिम स्टेज में पता चलता है, अंतिम मतलब आगे के एडवांस स्टेजेस जो बोलते हैं, उसमें पता चलता है, तो इसमें आयुष्य कम होता है, क्योंकि इलाज करने के लिए ऑप्शंस हमारे पास उतने होते हैं। अगर ये जल्दी पकड़ में आ जाए तो इसके अंदर इलाज करने के कई नए ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसमें सर्जरी है, टेस है, टेर है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एचसीसी जल्दी पता होने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? एचसीसी के लिए पता होने के लिए हमें पहली तो एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हाई रिस्क ग्रुप कौन है, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये कुछ लोग हैं जो हाई रिस्क ग्रुप हैं। ये हाई रिस्क ग्रुप में हम रेगुलर स्क्रीनिंग करना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब इनमें कुछ टेस्ट होने चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कहीं इनमें एचसीसी डेवलप तो नहीं हो रहा। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट यूजुअली क्या होता है कि ऐसे हाई रिस्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, इनको हम ढूंढते हैं कि ये हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, और वो हाई रिस्क ग्रुप्स को हम रेगुलरली 3 से 6 महीने में सोनोग्राफी और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको AFP बोला जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स। तो ये खून की जाँच है, सिंपल खून की जाँच है, आसानी से सब जगह अवेलेबल होती है, सारे मेजर लैब्स ये टेस्ट करते हैं। तो ये दोनों टेस्ट करके हम उसको स्क्रीन कर सकते हैं, और जैसे कुछ आता है या कुछ पता चलता है, अर्ली कुछ डिटेक्ट होता है, तो फिर उस पर एक्शन लेने से ये फास्ट क्विक डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है। सेकंड, हमारे पास काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं ताकि हम इसको पूरा जड़मुक्त कर सकें। आपने अभी बोला स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है, तो स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक जो है वो कितना उपलब्ध है?
तो स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक्स में अब पहले ऐसे था कि मेन सिटीज़ में ही ये सब उपलब्ध होता था, गाँव में बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता था। बट अभी ऐसा बेसिक टेस्ट जो हैं वो बेसिक आपके तहसील वगैरह में सोनोग्राफी तो आजकल अवेलेबल है ही, जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं या सोनोग्राफी बोलते हैं हम कॉमनली, वो अवेलेबल हो जाती है। ब्लड टेस्ट हर जगह अवेलेबल ना हो, बट ब्लड कलेक्शन सेंटर्स आजकल सब जगह पे हैं। थोड़ी अवेलेबिलिटी में रिमोट विलेजेस में और ये सब में मुश्किल है, थोड़ा सा आपको शहरों की तरफ आके टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मगर सिंस ये 3 से 6 महीने में एक बार करवाना होता है तो इसलिए फिर हमें वहाँ पे जाके करवाना पड़ेगा। द ओनली थिंग मतलब जो एक ही चीज़ है जो लैकिंग है वो है अवेयरनेस, है ना, कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि ये टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाना होता है तो आजू बाजू में जाके लोग करवा सकते हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है, ना ही वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को पता है, क्योंकि हर जगह पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम में। कहीं कहीं तो आशा वर्कर और यही ट्रेंड आंगनवाड़ी वर्कर्स ही काम करते हैं, जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं वो दे देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का हम उनके लिए अभी भी तकलीफ है, मौजूद है, बट शहरों में तो आजकल सब जगह सब चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, HCC के निदान में जो ट्यूमर बायोमार्कर्स की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है और वो क्या है? सो ट्यूमर बायोमार्कर्स जो हम बोलते हैं उसको ये भी बोलते हैं, जो AFP मैंने आपको पहले भी बताया, जो स्क्रीनिंग में यूज़ किया जाता है, जिसको अल्फ़ा फीटोप्रोटीन बोलते हैं। वो एक ब्लड बेस्ड मार्कर है, मतलब खून पे टेस्टिंग की जाती है उसकी, और वो मार्कर से हमें एक आइडिया लगता है। इट इज़ गाइडलाइन एंड नॉट डायग्नोस्टिक, मतलब वो डायग्नोस्टिक नहीं होता कि ये बढ़ा हुआ है तो HCC ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट HCC में ये बढ़ा हुआ हो सकता है, तो वो अपने को डायरेक्शन देता है कि हाँ भाई इसमें ये बढ़ा हुआ है तो आप इसमें टेस्ट कीजिए। ऐसे ये सबसे स्टैंडर्ड मार्कर है जो हम टेस्टिंग करते हैं। HCC का निदान लगने के लिए कई नए बायोमार्कर्स उपलब्ध है? करेक्ट। सो अभी बहुत सारे बायोमार्कर्स अब नए आए हैं, बट हर एक चीज़ हम कर पाएँ वैसा मुश्किल होता है। बट सिंपल स्टैंडर्ड दो तीन और ब्लड टेस्ट हैं जो कर सकते हैं, जिसको एक को DCP बोलते हैं, DCP या PIVCAR-2। तो ये जो मार्कर है ये भी ब्लड बेस्ड मार्कर है, अगेन AFP जैसा ही होता है, और ये भी काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। बाकी दूसरे जेनेटिक बेस्ड, mRNA बेस्ड और काफ़ी सारे और भी टेस्ट हैं जो कि कॉमनली अवेलेबल नहीं है, बट येस रिसर्च बेस्ड फैसिलिटीज़ में हम ये कर सकते हैं, बट अभी कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। आपने स्क्रीनिंग के बारे में बोला, तो ये स्क्रीनिंग की सीमाएं क्या होती है? मतलब हर एक जन को तो नहीं करना चाहिए स्क्रीनिंग, एवरीवन शुड नॉट डू इट, खाली हाई रिस्क ग्रुप में करना चाहिए। और स्क्रीनिंग करने के बाद भी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो स्क्रीन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको कुछ आए, है ना, क्योंकि सोनोग्राफी हर जगह पे हम जहाँ करते हैं वहाँ पे हर जगह पे स्टैंडर्डाइज सोनोग्राफी हो, ज़रूरी नहीं है। किसी ने क्या पिकअप किया, किसी ने क्या पिकअप किया, तो वो हमें जो भी पता चलता है उसके बाद एक बड़े टेस्ट करना पड़ता है, जिसको MRI या CT स्कैन बोलते हैं। जब वो MRI या CT स्कैन में हमें फिर क्लियरिटी मिलती है कि ये एक्चुअल में कुछ है कि नहीं है, है ना। तो वो स्क्रीनिंग की वही लिमिटेशंस होती हैं कि हम एक बेसिक चीज़ें आइडिया लगता है, आइडिया के बाद हमें स्टैंडर्ड जो मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करना पड़ता है। अगर उसमें कुछ आया तो फिर हम आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। HCC का जो स्टेजिंग है वो कैसे किया जाता है और वो कितना महत्वपूर्ण है? स्टेजिंग पहले भी मैंने आपको बताया कि स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस स्टेज में जब बीमारी होती है तो उसका क्योरेबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए अर्ली स्टेज वाले जो कैंसर्स होते हैं वो भी 70 to 80% क्योर रेट्स में जाते हैं। उनमें भी 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें बीमारी वापस आ जाती है। तो स्टेज डिपेंड करता है कि बीमारी कहाँ पे है। तो उसमें आपकी बीमारी खाली लिवर पे स्थित है और कहीं आजू बाजू में कोई नसों में नहीं घुसी है, तो वो अर्ली स्टेज की बीमारी मानी जाती है। और सेकेंडली बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बीमारी जो है वो आजू बाजू की गांठों में चली गई है, जो कि सर्जरी या आगे चल के ट्रीटमेंट में निकाली जा सकती है या वो की जा सकती है, तो उसमें वो स्टेज थोड़ा सा आगे के स्टेज में चली जाती है। और अगर एक ऑर्गन लिवर से लेके दूसरे कहीं चली गई है, जैसे लंग्स में चली गई है, बोन में चली गई है, आंतड़ियों में चली गई है, तो वो स्टेज 4 की या अंतिम स्टेज की बीमारी मानी जाती है। तो ये 4 तरीके के स्टेज होते हैं, 1 2 3 4, उसके बीच में ये सारी चीज़ें फिट होती हैं। बट यही होता है कि स्टेज 4 इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये क्योरेबिलिटी पे आता है कि ये क्योरेबल है कि नहीं क्योरेबल है। तो स्टेज 4 की बीमारी यूजुअली आजकल हम बोलते हैं कि कंट्रोलेबल है रादर देन क्योरेबल है, और जो स्टेज 1 2 3 वाले हैं उसको हम क्योरेबिलिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं।
स्टेजिंग के लिए इमेजिंग की तकनीक कौन सी प्रभावी है ज़्यादा? कौन सा इमेज करना चाहिए उसमें इमेजिंग मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे सोनोग्राफी करने के बाद हमें पता चला कि कुछ गांठ दिख रही है, तो इसके बाद फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम बोलते हैं सीटी स्कैन, विच इज़ ट्रिपल फेस सीटी स्कैन, जो कि जनता को जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल सीटी स्कैन में HCC नहीं पकड़ा जाता, इसके लिए एक ट्रिपल फेस सीटी स्कैन होता है जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। बहुत बार सीटी स्कैन के लिए एलिजिबल नहीं होते बहुत लोग, क्योंकि उनके कुछ किडनी पे या किसी पे असर होता है, तो इसमें फिर हम MRI करवाते हैं, जो कि अगेन MRI भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसके लिए। तो ये 2 इमेजिंग टेक्निक्स हैं जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं। HCC के स्टेजिंग में जो पहले होता था उसमें कोई प्रगति हुई है अभी? मतलब स्टेजिंग हम पहले से स्टेजिंग जो यूज़ करते हैं उसको बार्सिलोना लिवर स्टेजिंग बोलते हैं, बार्सिलोना स्टेजिंग सिस्टम बोलते हैं, और वो स्टेजिंग अभी भी लार्जली ट्रीटमेंट के लिए हम BCLC स्टेजिंग ही यूज़ करते हैं। बट आजकल बहुत सारी और चीज़ें उसमें एडवांस हुई है कि कुछ पैरामीटर्स हम देखते हैं, जैसे बहुत बार जेनेटिक पैरामीटर्स भी देखते हैं, बहुत बार इवन सर्जिकली जो होता है वो आजकल ज़्यादा ट्यूमर्स को रिसेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि लिवर सर्जरीज बहुत अच्छी हो गई हैं। तो बार्सिलोना स्टेजिंग सिस्टम को बेसलाइन मानते हैं, बट काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, पेशेंट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक मार्कर्स, ये सारी चीज़ें भी देख के कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं आजकल। HCC के फिलहाल उपचार कौन से हैं और कौन से ज़्यादा डेवलप हुए इस साल में? करेक्ट। HCC के उपचार बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि HCC में पहले क्या था कि बहुत सारे लोग एडवांस स्टेज में ही आते थे, तो सर्जरी बहुत कम ऑप्शन रहता था। आजकल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल हो जाते हैं, हेपेटाइटिस B जब होता है किसी को तो उनकी सोनोग्राफीज रेगुलरली करवाते हैं लोग, तो उनमें अगर जल्दी स्टेज में पकड़ा जाता है तो सर्जरी बिकम्स एन ऑप्शन, कि जहाँ पे लिवर ख़राब नहीं है और HCC है तो हम सर्जरी एक ऑप्शन बचता है कुछ उसमें। सेकंड जो इलाज होता है, बहुत बार छोटा है, लिवर ख़राब है, तो हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्यूरेटिव ऑप्शन बन जाता है वो हमारे लिए। और उसके अलावा फिर अगर और थोड़ा सा बीमारी बढ़ी हुई है तो देन हम उसमें टेस या टेयर करके ट्रीटमेंट होता है, जिसको ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। मतलब वो नस में जाके कैंसर के कुछ बीड्स होते हैं वो नस में डाल देते हैं, ताकि ब्लड फ्लो वो कैंसर की तरफ कम हो जाए और कैंसर मर जाए। तो ये नए तरीके हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। और टेयर होता है ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, जो अगेन वहाँ पे रेडिएशन बीड्स डाल देते हैं, जहाँ से वहाँ पे रेडिएशन की रेस वहाँ पे जाके कैंसर को मार देती है और ब्लड फ्लो भी ब्लॉक हो जाता है। तो ये तरीक़ों से ट्यूमर को छोटा करके फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन करने का भी एक तरीका होता है, जो कि ये सबसे नया लेटेस्ट तरीके हैं। तो ये ट्रीटमेंट है जब क्योरेबल है, जब हम ट्रीटमेंट को इनको क्योर करना चाहते हैं तब का है। जो एडवांस बीमारी है, जहाँ पे फैली हुई बीमारी है, जहाँ पे ये सब लोकल थेरेपीज़, मतलब एक जगह की थेरेपीज़ काम ना करे, वहाँ पे पहले खाली कीमो हुआ करता था, वो कीमो भी नहीं हुआ करता था, टारगेट थेरेपी छोटी छोटी हुआ करती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे। आजकल वही टारगेट थेरेपीज़ बहुत इवॉल्व हो गई हैं, नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, कम से कम 4 या 5 अलग ग्रुप्स की दवाइयाँ हैं जो कि हम दे सकते हैं। और उससे भी अच्छा जो अभी सबसे रिसेंट जो डेवलपमेंट है उसको इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है, जो कि HCC के ट्रीटमेंट में काफ़ी नई चीज़ें लेके आई है। आपने अभी इम्यूनोथेरेपी कहा, इम्यूनोथेरेपी ने HCC के जो उपचार है उसमें क्या परिवर्तन किया? पहले क्या होता था कि 1 या 2 गोलियां होती थी खाली, जो एडवांस है, जिसमें सर्जरी नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, उसमें खाली एक ही गोली थी जो कि हम दे पाते थे, 1 या एट मैक्स 2 गोलियां हो सकती थी, तो जो हम देते थे और 6-8 महीने जीवन खींच पाते थे, बट 6-8 महीने से 1 साल तक। बट इम्यूनोथेरेपी आने के बाद ऐसा हो गया कि एक तो ट्रीटमेंट आसान हो गई है देना, ट्रीटमेंट डिलीवर करना बहुत इजी हो गया है, छोटे छोटे इंजेक्शंस होते हैं, जो टॉलरेंस अच्छा होता है, पेशेंट अच्छे से सहन कर पाते हैं वो ट्रीटमेंट, और रिस्पॉन्स मतलब बीमारी कम भी होती है अच्छे से, और लंबे समय तक ये चल सकती है। जैसे इम्यूनोथेरेपी है वो साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी चल सकती है, और उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है। तो 2 तरीके से फ़ायदा हुआ है, एक तो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए हैं दवाइयों के, और इफ़ेक्टिवनेस जो दवाई की है वो काफ़ी अच्छी हो गई है और लंबे समय तक दी जा सकती है। HCC का प्रबंधन करते समय मरीजों के सामने क्या चुनौतियाँ रहती है? मतलब HCC में मरीजों
को तो चुनौतियाँ ये होती है कि लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे शरीर का, जो ऑर्गन हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे सारे जो टॉक्सिन्स, शरीर का जो कचरा होता है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। जब लिवर में ही कैंसर हो जाता है तो ये सारे सिस्टम्स अफेक्ट हो जाते हैं। ब्लीडिंग, क्लॉटिंग, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव वर्क है लिवर का। तो लिवर के फंक्शंस समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या लिवर करता है, और HCC होने के कारण वो सब फंक्शंस धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। तो हमारा डाइजेशन टेक्स अ हिट, तो डाइजेशन ख़राब हो जाता है तो खाना नहीं जाता, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस हो जाते हैं, वो पेशेंट का वज़न कम हो जाता है, वो बोलते हैं ना कि कैंसर में एकदम स्केलेटन जैसे हो जाते हैं, तो मसल वीकनेस, मसल लॉस, ये सब होना चालू हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है, मतलब कहीं से भी बॉडी में ब्लीडिंग होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। थर्ड चीज़ है कि जो पीलिया होता है, जो बिलिरुबिन होता है, वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जॉन्डिस जो बिलिरुबिन होता है उसको क्लियर करने के लिए लिवर काम आता है, बट वो जब क्लियर नहीं होता तो पीलिया उसको बोलते हैं, तो जॉन्डिस होने की रिस्क रहती है। और यही सब धीरे धीरे इवेंचुअली कचरा जब बॉडी में बचता जमा हो जाता है तो ब्रेन में भी जा सकता है, तो उसको एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, तो वो भी एक चीज़ होती है। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बार कुछ दवाइयाँ जो हमें देनी होती है वो भी लिवर से ही बाहर निकलती है अपने सिस्टम में। तो कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो हम दे नहीं पाते क्योंकि लिवर ख़राब है, तो उसमें से बाहर नहीं निकलेगी शरीर से, और दैट कैन कॉज टॉक्सिसिटीज़, मतलब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें आती है कि खाना नहीं खाएं तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो आगे कुछ बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, और ये एक चक्के में फंस जाती है बॉडी, और वो विशियस साइकिल बन जाती है। तो इसलिए फटाफट पेशेंट्स ख़राब हो जाते हैं, उनकी जनरल कंडीशन ख़राब हो जाती है और ट्रीटमेंट देने के लायक नहीं रह पाते। तो इसलिए बहुत बार 30-40% जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं HCC के, वो काफ़ी ख़राब स्थिति में आते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी उनके बीमारी फैली हुई है, पेट में पानी भरा हुआ है, खाना पीना नहीं खा रहे, न्यूट्रिशनली वीक हैं, या तो स्ट्रेचर पे आए या तो व्हीलचेयर पे आए। इसीलिए इसमें ट्रीटमेंट देना काफ़ी कठिन है और जल्दी पकड़ना इसलिए इतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये HCC की सब इन्फॉर्मेशन थी, कुछ आपको और बताना है HCC के बारे में हम लोग? नहीं, आई थिंक HCC एक डिफ़िकल्ट डिजीज़ है, बीमारी थोड़ी सी गंभीर है, मगर इसके जल्दी पकड़ने से काफ़ी चीज़ें आसान हो सकती हैं। इसीलिए जल्दी पकड़ना हमारे दर्शकों के लिए, और हमारे जो दर्शक डॉक्टर्स भी हैं जो कि कैंसर फील्ड में नहीं हैं, उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सूचक है कि आप ऐसी कुछ भी डाउट हो तो इमीडिएटली पेशेंट्स को ऐसा ना बोलें कि कुछ मत करो, उनको बोलें कि टेस्ट करवा लो अपने टेस्टिंग। और जो दूसरे दर्शक हैं, नॉन डॉक्टर दर्शक हैं, उनके लिए भी कि ये टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी हो, अल्कोहलिक सिरोसिस है या ओबेसिटी है और लिवर में कुछ तकलीफ़ें दिख रही है सोनोग्राफी में, या तो किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, तो ये जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, इनमें बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर अपना सोनोग्राफी और AFP लेवल्स करवाते रहें और इसको जल्दी पकड़ में आए। और जल्दी पकड़ने के आने के बाद अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। और इवन इफ़ डिज़ीज़ थोड़ा सा एडवांस स्टेज में भी पकड़ी आई है, क्योंकि जल्दी वाले स्टेज में बहुत सिम्टम्स नहीं होते, मतलब कुछ तकलीफ़ें नहीं आती, एडवांस स्टेज में भी आती है, तो हमें ये डरना नहीं है कि आजकल इलाज नहीं है, इसका इलाज काफ़ी सारा है। बहुत बार बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमारे पास 3-4 महीने बाद आते हैं और किसी ने उनको बोला हुआ है कि ये तो ख़राब है बीमारी, आप घर ले जाओ, सेवा करो। तो आई थिंक वो ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इलाज है, काफ़ी अच्छे इलाज मौजूद है, और इलाज करने से काफ़ी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप ABP लाइव में सहभागी हो। थैंक यू सो मच।